एक गांव में गणपति नाम का म्युनिसिपैलिटी कर्मचारी हुआ करता था। गणपति को अपने मोटापे शरीर से दिक्कत होने के बावजूद वो सबके घरों के सामने से कचरा उठाना, सड़क साफ करना वगैरह आराम से काम किया करता था। वैसे उसके आए पैसों से अपने बूढ़े माँ बाप की, पत्नी की और अपने 3 बच्चों की देखभाल ठीक से किया करता था। एक बार मच्छर के सीजन में सरकार उस गांव के सरपंच को कीमती मच्छर कैन भिजवाए। वो जाके कीड़े मारने के दवाई के दुकान में बेच दिया। उन कैन में मिलावटी दवाई भरवाया। अगले दिन मुन्ना लाल गणपति को बुलाकर, देख गणपति, ये बहुत कीमती मच्छर मारने की दवाई है, तू इसे संभल कर लेकर जाके घर घर पे स्प्रे कर। लोगों के तरफ से हमें कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, समझ में आया ना? समझ गया साहब, मैं एक भी घर को छोड़े बिना स्प्रे मारूंगा ना। वैसे गणपति पीठ पे सिलेंडर लगा के घर घर घूम के उस मच्छर की दवाई को स्प्रे करने लगा। उस नकली दवाई के वजह से मच्छर नहीं मरते थे। लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। लोग सभी रात भर मच्छर को भगाने में व्यस्त थे। कुछ लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण बिस्तर में गिरे। एक दिन लोग सभी सरपंच मुन्ना लाल के पास आए। क्या सरपंच बाबू, हम मच्छर से परेशान हो रहे, तो आप यहाँ घर में एसी लगा के बाहर भी नहीं निकल रहे, आखिर क्या हो रहा है? तो मुन्ना लाल घबरा कर, वो क्या है कि ये सब गणपति की गलती है कहकर गणपति की ओर दिखाया। सब लोग गणपति की ओर देखे। हाँ, मैं सरकार से लड़कर हमारे गांव के लिए अमेरिका से मच्छर की दवाइयाँ मंगवाया। उसे गणपति को देकर पूरे गांव में स्प्रे करने के लिए कहा। ये जरूर उन कीमती दवाइयों को बेचकर नकली दवाइयाँ स्प्रे कर रहा है, इसलिए मच्छर नहीं मार रहे। ओए गणपति, पूरे गांव वालों के सामने बोल रहा हूँ तुझे, कल से इस गांव में एक भी मच्छर भी दिखे तो म्युनिसिपल कमिश्नर से बोल के तुम्हारा नौकरी निकलवा दूंगा। खबरदार, यही तुम्हारा लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। गणपति घबराकर डर गया। साहब, मैं क्यों बेचूंगा साहब? कहते समय मुन्ना लाल, चुप कर, और एक बात बोला तो यहीं पे गाड़ दूंगा, जा यहाँ से। गणपति को करना क्या है समझ नहीं आया। उस रात घर में सभी सोए हुए थे, गणपति मगर जागा हुआ था। ए भगवान, तुझे तो पता है ना, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की। अभी मेरी नौकरी गई तो मेरा पूरा परिवार सड़क पे आएगा। बिना गलती किए हम क्यों सजा भुगते प्रभु, कहकर उदास हुआ। तब गणपति सोया हुआ उसके बेटे के पास एक मच्छर बैट की तरफ देखा और तुरंत उस बैट को उठाया। कैसे भी मच्छरों को भगा के मुझे मेरी नौकरी बचाना होगा, सोचा। गणपति बेचारा गलियों में भागते हुए जाके हर घर के सामने उस बैट से मच्छर भगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ 2-3 घंटों के बाद गणपति को चक्कर आके नीचे गिर गया। तब जमीन पे पड़ा वो मच्छर बैट हवा में उड़ा। वो ताड़ के पेड़ जितना लंबा हो गया। गणपति को होश आकर जब उस मच्छर बैट की तरफ देखा तो वो आश्चर्य हो गया। वो मच्छर बैट उस गांव में घरों के ऊपर से जाना शुरू किया। वो हर एक घर के ऊपर से जाके मच्छरों को मारना शुरू किया। वो बैट वैसे पूरे गांव में घूमने लगा। गणपति आश्चर्य से उस बैट के पीछे ही जाने लगा। उतने में गांव वाले बाहर निकले। गणपति को और उस बड़े मच्छर बैट को देखकर चौंक गए। वो मच्छर बैट वैसे घूमते हुए आके सरपंच मुन्ना लाल के घर पे आए। वो बैट मच्छरों को मुन्ना लाल के घर पे भिजवाया। घर में बैठा मुन्ना लाल, बाप रे, एक साथ इतने सारे मच्छर कहां से आ गए, कहते हुए चिल्लाकर पूरे बदन में खरोचने लगा। उन मच्छरों को बर्दाश्त ना कर पाके भागते हुए वो बाहर निकला। वहां पे गांव वाले, गणपति सभी मौजूद थे। मुन्ना लाल हवा में लटकता हुआ बड़ा मच्छर बैट को देखकर चौंक गया। तब वो मच्छर बैट बात करना शुरू किया।
मैं गणपति का मच्छर बैट हूँ। तो चुपचाप गुनाह कबूल करेगा या तो देश के सारे मच्छर को लेके तेरे और छोड़ दूं। अरे गणपति, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ रे, पहले उस मच्छर बैट को रोक ना रे भाई। मच्छर अब तक मेरे शरीर के आधा खून पी लिए, उसे रोक ना रे, मैं सच बोल दूंगा रे, प्लीज ना। तुरंत वो मच्छर बैट छोटा होकर गणपति के हाथ में आ गया। मुन्नालाल सभी गांव वालों के सामने अपनी गुनाह कबूल किया। सब मिलके उसे खूब पीटे। कुछ दिनों के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर गणपति को सैनिटाइजर इंस्पेक्टर के पद में प्रमोशन दिया। गणपति और उनके परिवार वाले घर के दीवार पे उस बैट को रखकर नमस्कार किए। वैसे तुझे ये माया मच्छर बैट कहाँ से मिला रे? डैडी, उस दिन सरपंच सबके सामने गाली देते हुए मैंने सुना था। उदास होके जब मैं घर लौट रहा था तो स्वामी जी ने मुझे ये दिया और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा और सब गांव वाले का रक्षा करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। वो बातें सुनकर गणपति बहुत खुश हुआ। भुवनगिर नाम के एक गांव में एक बड़ा सा घर और उसके बगल में ही एक झोपड़पट्टी हुआ करता था। उस बड़े घर में डोलाराम नाम का आदमी हुआ करता था और वो झोपड़ी में साई नाम का लड़का अपने नानी के साथ रहता था। साई शरीर से तो बड़ा हो गया था लेकिन अक्ल से नहीं। हकीकत में तो जिस घर में डोलाराम रहता था वो घर साई का ही था। डोलाराम साई के नाना के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उनके घर और खेत को अपने नाम पर लिखवा दिया। साई की नानी लीलावती एक दिन उससे, बेटा तेरे नाना तो भोलेपन में सब पर भरोसा करके अपनी सारी जायदाद खो दिए और मेरी ऐसी कर्म है कि तुम में भी अपने नाना की बुद्धि आ गई। जीवन में क्या काम करके गुजारा करना है वो भी तुम्हें नहीं पता। वो डोलाराम तुम्हारे नाना को धोखा देकर घर वगैरह तो अपने नाम पर लिखवा लिया लेकिन उसमें रखी कीमती चीजें उसकी नहीं है। इसीलिए तुम जाकर उस डोलाराम से कहो कि हमारी चीजें हमें लौटा दे। उन्हें बेच दे तो तुम कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हो। जीवन में क्या करना है ये मुझे नहीं पता क्या नानी? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा ना। तुम तो 10th भी पास नहीं हुए हो ना बेटा, आईएएस ऑफिसर कैसे बनोगे? क्योंकि मेरे नाम में ही आईएएस है नानी। साई को अगर तुम उल्टा करके पढ़ोगे तो आईएएस बनता है। अरे गधे, पहले जाकर उस डोलाराम से मिलो। साई डोलाराम के पास जाकर चीजें देने के लिए कहा। क्या चीजें? ये तो लगा था कि तुम बहुत होशियार हो साई। घर जिसका भी हो वहाँ रखे वस्तु भी उन्हीं का हो जाता है ना। तुम्हें वो भी नहीं पता क्या? हाँ वो तो मुझे पता है। मेरी नानी बेचारी बहुत भोली है, ने मुझे भेजा है। मुझे तो उतनी अक्ल है। चलता हूँ डोलाराम जी। कहकर जा ही रहा था। रुको, घर आए व्यक्ति को खाली हाथ भेजना मुझे नहीं पसंद। तुम्हारे नाना का एक पुराना टेबल फैन घर में पड़ा हुआ है, तुम उसे ले जाओ, उनकी याद की निशानी बनकर रहेगी। इस तरह डोलाराम एक खटारा टेबल फैन को साई को दिया। साई उस फैन को घर पर लाया। वो देखकर लीलावती चकित रह गई। रे बुद्धू, वो डोलाराम तुमको भी अपनी चिकनी चुपनी बातों से धोखा देगा कहकर पहले ही समझाया था। नहीं, मैं तो कल परसों तक मर जाऊंगी। अब तुम्हारी जिंदगी उस भगवान के हाथ में ही है कहकर चली गई। उस रात साई बिना सोए चिंतित बैठा हुआ था। हे भगवान, ये क्या है? मुझे तो लगा कि मैं होशियार हूँ और ये लोग तो सभी मुझे बुद्धू कह रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। क्या मैं सच में मूर्ख और बुद्धू हूँ क्या? बोलो भगवान, बोलो। यूं पुकारा। इतने में उसे अचानक एक ख्याल आया। अगले दिन साई अपने दोस्त विजय से मिलकर कुछ मदद मांगा। ठीक है। कुछ 2 दिन बाद साई एक बहुत महंगी गाड़ी में डोलाराम के घर के आगे से गुजरा। वो देखकर डोलाराम हैरान होकर बाहर आया। साई अपने झोपड़ी के आगे कार को रोककर
वहां भिखारियों को हजारों रुपए दे रहा था। डोलाराम वो देखकर ये साई को अचानक इतने पैसे कहाँ से आए? सोचा। इतने में विजय वहां से गुजर रहा था तो डोलाराम उसे रोककर उससे पूछा, ओ वो साई को अपने नाना का दिया हुआ मायावी टेबल फैन मिला कह रहा था। उसे चालू करते ही हवा के बदले पैसे उड़ाती है कहा। वो जल्द ही इस गांव में एक बड़ा घर, खेत और इस गांव में एक बड़ा सा 5 स्टार होटल बनाने वाला है। वो बुद्धू अगर उस फैन को अच्छे से संभाल पाया तो बहुत जल्द इस देश में सबसे ज्यादा धनवान बन जाएगा, लेकिन मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। कहकर चला गया। छह, उनके सारे कबाड़ी चीजों को रखकर ये मायावी टेबल फैन को ही दे दिया। देखते हैं कि वो पंखा का कमाल क्या है, सोचा। इतने में विजय साई उस फैन के पीछे बच्चों को खेलने वाला नकली नोट लगाए। कुछ देर बाद डोलाराम उनके घर की खिड़की पर आकर देखा। साई ने फैन चालू किया। वो नकली नोट फैन से उठकर नीचे गिरने लगे। वो देखकर डोलाराम, वाह रे वाह वाह, उस फैन को किसी भी तरह हासिल करना होगा, सोचा। अगले दिन डोलाराम साई के पास आकर, साई मैं बहुत बुरा काम किया रे। तुम्हारे नाना से तो मुझे बहुत प्यार था। उनकी निशानी वो टेबल फैन को बेवजह खो देने के कारण मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। अगर तुम मुझे वो फैन वापस लौटा दो तो मैं तुम्हारा घर, खेत सब तुम्हें लिखकर वापस दे दूंगा। तुम बहुत होशियार हो तो मेरा दर्द समझोगे, ये आशा करता हूँ, है ना? मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए तुम जो बोल रहे हो वो तुरंत मान रहा हूँ। तुम दुखी मत हो। मूर्ख, मेरी बातों पर यकीन कर गया, सोचा। इस तरह डोलाराम जायदाद के कागजात साई को देकर वो टेबल फैन लेकर गया। साई लीलावती फिर से अपने बड़े घर में लौट आए। लीलावती खुशी से, तुम इतने बुद्धिमान कैसे निकले रे? भगवान को बहुत जोर से पूछा नानी, तुरंत उन्होंने मुझे बुद्धि दे दिया। अब देखो हमारे जायदाद को 10 गुना बढ़ाऊंगा। वो बहुत खुश हुई। डोलाराम एक झोपड़ी में बैठकर उस फैन के सामने बहुत दिनों तक इंतजार किया। उसे हाथ पैर से मारने भी लगा। फिर आखिरकार पैसे नहीं पर धोखा दे दिया गया जानकर सर चकराकर नीचे गिर गया।